ये लेफ़्ट साइड वाली जो डार्क ग्रे बिल्डिंग है, ये मेरा सबसे पहला जो है वो सफ़र था इस्तांबुल टर्की के अंदर। टर्की के अंदर जब दोस्त आते हैं वो पूछते हैं अच्छा यहाँ पे शादी का क्या मामला है और यहाँ पे जो है वो शादी करना कितना इजी है। तो मैं कहता हूँ भाई शादी यहाँ पे करना बहुत इजी है, लेकिन उस शादी को निभाना जो है वो बहुत मुश्किल है। ये स्कूल है जहाँ पे मेरे बच्चे जो है वो पहले 2 साल 3 साल जो है वो पढ़ते रहे हैं। ये घर था जी राइट साइड पे हमारा, जहाँ से हमने जो ये सफ़र जो है वो शुरू किया था। अगर हम दोनों अपार्टमेंट्स की आज वैल्यू जो है कैलकुलेट करें, कम से कम जो है वो 7 लाख 8 लाख डॉलर है। तो आप देखिए उन्होंने जो है वो 2.5 लाख डॉलर लगाया और आज 4.5 लाख डॉलर जो है वो 4 साल के अंदर। दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने के लिए जाता हूँ तो मेरा टर्की पे ईमान ज़्यादा मजबूत होता है। उसकी रीज़न यही है कि यार टर्की जो है वो दुनिया में इस जैसा कंट्री नहीं है। 4 लाख डॉलर में जो है वो पासपोर्ट ले ले भाई। हम बता रहे हैं कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि लाजमी यहाँ पर आएँ, क्योंकि जो आपने आज शेयर्स बाय किए हैं वो बेसिकली अब जो नया कोई बायर आएगा आपने उसको जो है वो बेचने हैं। कि हम आपको फोर्सफुली थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं जी आप हमारे पास ही आएँ, हमसे ही सर्विस लें। सबसे पहले आपका इत्मीनान ज़रूरी है भाई। अल्लाह ने जो हमारा रिज़्क़ का वादा किया है ना वो नहीं कहीं जा सकता। खास सब कहते हैं ना सुकून कब्र में ही है, तो ये सारा कुछ जन्नत में ही मिलेगा। ये सारा जो है वो लेमंत का एरिया है और ये शिशली के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आता। और ये वाला एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अब आप इसमें देखें ये मिडिल क्लास एरिया है। तो इस एरिया के अंदर लोग जो है वो बात कर रहे हैं आजकल कुछ कंपनीज के इस इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। एज़ यूजुअल हम जा रहे हैं उसकुदार घर से कायताने, शिशली का जो एरिया है, शिशली के बिल्कुल साथ डिस्ट्रिक्ट है कायताने, और कायताने के अंदर हम जा रहे हैं गुलतपे, और गुलतपे के आगे जो मोहल्ला है वो है औरता बायर। 3 साल जो है वो इस्तांबुल के अंदर मैंने औरता बायर में गुजारे, और औरता बायर कायताने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। और ये बहुत ही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है। अगरचे ये कम्युनिटी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, यहाँ पे जो आपकी रेजिडेंट्स है वो को बहुत अच्छी किस्म की नहीं होती है, यानी जो अभी लेटेस्ट जो है वो कम्प्लेक्स बिल्डिंग बन रही हैं वैसी नहीं है, स्ट्रीट अपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन इसकी लोकेशन इतनी आइडियल है, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत इजी है। मेट्रो ट्रेन जो है उनका जाल बिछा हुआ है, और ऑफिस भी चूँकि मेरा वहाँ पे है, उस वक्त भी ऑफिस वहीं पे था, बिल्डिंग डिफरेंट थी। तो अभी हम जा रहे हैं आज सबसे पहले जो है वो नोटरी पे। नोटरी पे 2 काम हैं। एक तो मेरा अपना काम है, मुझे एक ताउतनामे जो है वो लेना है एक तुर्किश दोस्त से। सेकंड पे एक मेरे तुर्किश दोस्त हैं जो कि ओरिजिनली पाकिस्तानी हैं लेकिन अब जो है वो सिटीज़नशिप होल्डर हैं। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है अपने लॉयर को। उनके 2 अपार्टमेंट्स हैं जो उन्होंने सिटीज़नशिप पर्पज़ के लिए बाय किए थे यहाँ पे 2020 के अंदर, और फ़िक्र तपे कदी कोई के अंदर। और अब देखें कि उस वक्त उन्हें 2020 में 2+1 और 1+1 $260,000 में जो है वो मिल गए थे। आज उस एरिया के अंदर एक 1+1 $4 लाख का नहीं मिल रहा। तो वो लोग जो कहते हैं कि यार एप्रिसिएशन नहीं होती है या यहाँ पे अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, तो वो इस चीज़ से जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्हें 2 अपार्टमेंट मिले। अगर हम दोनों अपार्टमेंट्स की आज वैल्यू जो है कैलकुलेट करें, कम से कम जो है वो 7 लाख 8 लाख डॉलर है 2 अपार्टमेंट्स की। 7 लाख डॉलर भी अगर हम मान के चलें तो आप देखिए उन्होंने जो है वो 2.5 लाख डॉलर लगाया, और आज 4.5 लाख डॉलर जो है वो 4 साल के अंदर। क्योंकि फ़िक्र तपे कादी कोई का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर उस वक्त बिल्कुल अंडर अर्बनाइजेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा यानी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यानी फ़िक्र तपे, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जो सिटीज़नशिप हासिल नहीं करना चाहते, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्योरली या अपने रेजिडेंस के लिए लेना चाहते हैं, तो वो ये 3+1 जो है $285,000 में मिल रहा है। वो भी जो आपका पेमेंट प्लान है वो 3 किस्म का बहुत अच्छा, यानी 50% डाउन पेमेंट दे दें, 50% 1 साल में दे दें, या 50% 2 साल में अगला दे दें, और इस तरह उसका पेमेंट प्लान था। वो वीडियो आप जो है वो देख लीजिएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है
जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है नोटरी। सबसे पहली बात ये है कि नोटरी जो है वो है क्या, यहाँ पे नोटरी कैसे काम करती है और नोटरी की हैसियत क्या है यहाँ की चीज़ों के अंदर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर शायद स्टैम्प पेपर जो है वो यूज़ करते हैं। स्टैम्प पेपर जो है वो ओथ कमिश्नर जो है उसको अटेस्ट करता है। तो वहाँ पे यहाँ पे इस्तांबुल यानी टर्की के अंदर यहाँ पे वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो नोटरी पे होता है। नोटरी पे जाके आपके सारे काम जो है वो हो जाते हैं, आपके इवन गाड़ियाँ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं आपके नाम पे। तो जब आपने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देनी होती है, किसी को भी दे सकते हैं, वो फॉरेनर को, लोकल को, लॉयर को, कॉमन मैन को, किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। तो अगर तो आप एक फॉरेनर हैं तो फिर दो चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 आपका टैक्स नंबर और नंबर 2 पे आपका पासपोर्ट तुर्किश लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होना चाहिए। और नंबर 3 पे अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी कोई बड़ी है, जैसे कोई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, सिटीजनशिप के लिए, तो फिर आपकी एक पिक्चर भी जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ उसके ऊपर लगती है। और नोटरी की फ़ीसें भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और यहाँ पे नोटरी की जो फ़ी चार्ज होती है वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है। कितने वर्ड्स हैं, जितनी बड़ी नोटरी का कंटेंट है उतना ही आपको जो है वो चार्ज होता है। इसमें आपके 2 तरह के खर्चे आते हैं। पहला आता है आपका ट्रांसलेशन का, जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होते हैं, और दूसरा इसी के अंदर वो होता है ट्रांसलेटर का, जो आपका तर्जुमान होता है, जिसने आपके साथ खड़े होके आपको ये बताना है कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर आप क्या पावर्स दे रहे हैं, जिससे आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। वो आपको, चूँकि तुर्किश में लिखा होता है, वो आपको पढ़ के सुनाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, या उर्दू में या हिंदी में या आपकी पश्तो में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, अरबी में या पर्शियन में। तो आप जो है वो फिर उसको बताते हैं कि हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही है, ये वाली जो पावर्स हैं मैं देना चाहता हूँ, ये नहीं देना चाहता हूँ। तो वो आपको तर्जुमान। दूसरी ये तीसरी इसकी जो प्राइस होती है वो नोटरी चार्ज करती है, जो आपको ये पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे रही है। तो ये तो इसका जो है फी स्ट्रक्चर है। अब ये बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, ये बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाई हुई है पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी देते हुए सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड पावर्स जो है वो कभी भी ना दे। हमेशा लोग आपसे कहते हैं जी कि हमें वो टाइम आपसे पूछते हैं कितना टाइम के लिए आपने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, क्योंकि ऑटो कैंसिल हो जाती है जितना टाइम आप लिखेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जनरली आपसे जो है वो ले लेते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो आपके पास आपको जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेंगे, जिसके अंदर बाइंग, सेलिंग, उसके ऊपर रेंटिंग, उसकी जनाब अली आपकी बैंक लोन, हर चीज़ उन्होंने लिखवाई होती है। तो कभी भी किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो ना करें। अगर आपने जो पावर्स लिख दी हैं आपकी अटॉर्नी के अंदर, वो कोई ऐसी हैं कि जैसे कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल कर सकता है, तो फिर आप लीगली भी कुछ नहीं कर सकते अगर वो सेल कर भी दे। लेट्स सपोज मुझे किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, उसके अंदर सेलिंग राइट्स मेरे पास हैं, और मैंने अगर किसी को बेच भी दी है, ऑब्वियसली मेरे पास राइट है, मैंने बेच दी है। और अगर बायर जो है वो जाता है कोर्ट में या मेरे खिलाफ को कंप्लेन करता है कि जी इन्होंने वायलेट किया है और मेरी जो पावर्स हैं उसको मिसयूज़ किया है, तो उसका कोई उनका राइट नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद राइट ये मुझे दिया है और मैंने वो यूटिलाइज़ किया है। अगर वो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर ये राइट दे देते हैं कि मैं उनका पैसा जो है उनके बैंक से निकाल सकता हूँ या ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने खुद ये राइट मुझे दिया है। तो इसलिए जो है इस चीज़ का ख़ास तौर पे जो है ख्याल रखें कि पार्स जो आप दे रहे होते हैं, एक तो लिमिटेड टाइम के लिए दीजिए और एक अनलिमिटेड पार्स जो है वो ना दीजिए। उतनी दीजिए जितनी के आपको ज़रूरत है, जिस काम के लिए आपको ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये सेलिंग और इसकी जो है वो मॉर्टगेज और बैंक ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड तो कभी भी पास ऑफ अटॉर्नी ना दे, अनटिल अनलेस कि आपका इतना भरोसा है कि कोई फ़र्क नहीं है। अभी मेरे 2-3 क्लाइंट्स पिछले जो आए हैं, इन्होंने मुझे ये सारी पावर्स ऑफ अटॉर्नीज दी थी, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे लॉयर को, यानी हम दोनों को जो है ये दी हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रस्ट होता है उस पर तो सारा काम ये चलता है। लेकिन
मैं फिर भी एडवाइस करूँगा कि कभी ये ना करें, क्योंकि इंसान जो है वो उसके बहते हुए क्या पता चलता है। बाज़ का आपको जो है वो खुदा न खास्ता लालच आता है यार 4-5 लाख डॉलर्स हैं, और आप मतलब जो है वो खुदा न खास्ता डगमगा सकते हैं जिनका ईमान कमज़ोर है। तो एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो ये खैर डिस्कशन जो है वो इस तरह की आपके साथ चलती रहती है। मैं ये व्लॉग जो है वो अपना टाइम सेव करने के लिए बना लेता हूँ, ताकि आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाए और मेरा वो टाइम जो कि ट्रैवलिंग में कंज्यूम होना है वो आपके साथ गपशप लगाते हुए जो है वो गुजर जाए, और इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली टाइम ना निकालना पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चूँकि हमारे डिजिटल चैनल पे हमें ये देख रहे हैं तो इसको जो है फॉलो कर लीजिए, और इसके साथ साथ हम आपको जो ग्रीनरी का नज़ारा है ये दिखा दें। लोग जब बॉस्फोरस को या इस्तांबुल को देखने के लिए आते हैं और टूरिज़म के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें एक क्यूरियोसिटी होती है, और हमें ये क्यूरियोसिटी नहीं इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप देखिए यार रोज़ हमने यहाँ से गुजरना है, और ये ग्रीनरी, ये बॉस्फोरस, ये सारा कुछ जो है हमारे लिए रूटीन मैटर है। तो कहते हैं ना कि अचीवमेंट इज़ द डेथ ऑफ डिज़ायर। तो जो आपको मिल जाता है उसकी कदर नहीं रहती है। तो हमें चूँकि ये अल्हम्दुलिल्लाह मिला हुआ है, अल्लाह पाक का हम शुक्रगुज़ार हैं इसके ऊपर, और ये बड़े खुशकिस्मत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जब भी मैं किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने के लिए जाता हूँ तो मेरा टर्की पे ईमान ज़्यादा मजबूत होता है। उसकी रीज़न यही है कि यार टर्की जो है वो दुनिया में इस जैसा कंट्री नहीं है। हाँ, हमारा अपना जो मुल्क है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं पाकिस्तान, उससे तो बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है ना। वो तो हमारी देखें वो मिट्टी है हमारी, उससे तो हमें जो है वो प्यार है जो कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरा जो मुल्क है वो टर्की है, बहुत खूबसूरत है। और अभी कल मैं देख रहा था एक वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था कि यार आप क्यों रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं, आप लोगों को क्यों सब्ज़ बाग दिखाते हैं। भाई हम आपको कहाँ सब्ज़ बाग दिखाते हैं, सब्ज़ बाग तो यहाँ पे हैं, ये राइट लेफ्ट पे जो है वो सब्ज़ बाग हैं। हम ये दिखाते हैं, वो वाले सब्ज़ बाग जो मुहावरतन बोले जाते हैं हम आपको नहीं दिखाते। हम आपको कतन नहीं कहते कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके यहाँ पे आइए। यहाँ पे जनाब अली जो है वो दरख्तों पे पत्ते लगे हुए हैं और मिट्टी में जो है वो सोना मट्टी उगल रही है, और आप यहाँ पे आएंगे तो जनाब हीरे मोती जवाहरात निकल आएंगे। ऐसा कतन नहीं हम कहते भाई, ये आपका अपना डिसीजन है। अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सिटीजनशिप लेना, हम सर्विस उन लोगों को दे रहे हैं जो यहाँ खुद अपनी फ्री विल के साथ आना चाहते हैं, और लोग आ रहे हैं यार। सिटीजनशिप के क्लाइंट्स जो है वो हर महीने 40-45 की एवरेज है पाकिस्तानियों की, और इसके बाद जो है वो यानी पूरी दुनिया आ रही है। तो यार हम उन्हें थोड़ी ला रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे एक प्लेन जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहा है, या एक ट्रेन या एक बस जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है। तो अब जो जाने वाला है वो जाके उस पायलट को, उसको ड्राइवर को जाके ये कहे कि यार तुम हमें क्यों कह रहे हो कि हम जो है वो लाहौर से कराची जाएं, या हम लाहौर से इस्तांबुल जो है वो जाएं। तुम हमें क्यों ये कह रहे हो कि अच्छा ऐसे टिकट लेते हैं, ऐसे बस में बैठते हैं, ऐसे जो है वो जहाज़ में बैठते हैं। तो ये तो ऐसे ही है भाई, उन्होंने सर्विस स्टार्ट की है, अगर कोई जाना चाहे तो वो उनको ले जाते हैं। तो इसी तरह हम कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं उन लोगों को जो आना चाहते हैं। अगर आप आना नहीं चाहते तो आपको हम बिल्कुल नहीं बुला रहे भाई। अभी एक ये जो है वो मैसेज जो है कल का, ये मेरे पास मौजूद है, और मैं अब चूँकि मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो चूँकि ट्रैफिक भी है और मैं नहीं चाहता अपनी अटेंशन डाइवर्ट करूं। अच्छा, ये यहाँ पे जो है रिकवरी जो कार होती है, ये ट्रैफिक ज़ाब्ता की तरफ से ये गाड़ी को थोड़ा मसला बना तो साथ ही जो है वो आ गई रिकवरी कार, और उन्होंने उठाया और वो ले जाएंगे। उसके लिए ऑब्वियसली चार्ज करेंगे, लेकिन नॉमिनल चार्जेस हैं। अच्छा, तो उस दोस्त ने, वो सऊदी अरब में हैं, तो उन्होंने मुझे लिखा, कल की बात है, मैंने स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप पे, और उन्होंने मुझे लिखा कि टर्किश पासपोर्ट की कोई अहमियत तो है नहीं, यूरोप का, यूके, यूएसए और कनाडा का सारा वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, और वो भी रिफ्यूज़ हो जाता है,
और इसका क्या फ़ायदा है लेने का, तो आप जो है वो कह रहे हैं कि जी $4 लाख में जो है वो पासपोर्ट ले लें। भाई हम बता रहे हैं कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि लाजमी यहाँ पर आएँ। और मैंने जब उन्हें मैसेज लिखा, मैंने कहा भाई हु इज़ गोइंग टू कंपेल यू टू कम हेयर in Turkey to get that passport? You are absolutely right that this passport is not truly so strong to get, like you have to invest $4,000 for this passport only. तो पहली बात ये है भाई हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने लिखा कि साजिद भाई मैंने देखा है कि टर्की के जो लोग हैं वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो आप भी चूँकि आप जो है वो इस्तांबुल में हैं और आप भी इनके कल्चर में जो है वो मिक्स हो गए हैं, तो आप भी जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। भाई गुस्सा तो आता है ऑब्वियसली आपको, क्योंकि हम फोर्स नहीं कर रहे और आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से आना चाहते हैं तो आप तशरीफ़ लाइए, हम तो आपको नहीं कह रहे। जहाँ तक बात है भाई ये कि इसका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसके ऊपर वीज़ा लगता है या नहीं लगता, तो पहले मैं आपको अपनी कहानी जो है वो बता दूं। यार यहाँ पे मैं रेजिडेंसी कार्ड के ऊपर रहते हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अब तक जो है वो कोई 7-8 कंट्रीज़ जो है वो घूम चुका हूँ। यूके तक का वीज़ा मेरा जो है वो यहाँ से लगा है इस पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, और आपकी जो रेजिडेंसी कार्ड है टर्की की उसके ऊपर। तो टर्किश पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं यार? 126 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल, या जो है वो वीज़ा ऑनलाइन है, तो इम्पोर्टेंस तो है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई इस पासपोर्ट पे हमें यूके, यूरोप और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की भी एक्सेस होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है यार। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ $4 लाख के बदले में पासपोर्ट थोड़ी बाय कर रहे हैं भाई, आप तो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी जो आपकी सोल ऑनरशिप में है, जिसके ऊपर आपको ये राइट है कि आप रेडी टू मूव लें, अंडर कंस्ट्रक्शन लें, किसी भी हिस्से में जहाँ पे एक कॉमन लेमैन बाय कर सकता है, आप भी बाय कर सकते हैं। कमर्शियल लें, रेजिडेंशियल लें, विला बाय करें, आप ऑफ प्लान में जाएं, आप उसके अंदर रिहाइश रखें, आप उसको खाली छोड़ दें, रेंट पे दे दें, आप अपने किसी जो है वो रिलेटिव को, फ्रेंड को उसमें बिठा दें। यार और कहाँ पे दुनिया में है, कोई दिखाएं तो सही ना मुझे। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो यू शुड हैव टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल, फिर उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स को जो है वो आप डिस्कस करें। आप उन सारे बेनिफिट्स को दुनिया के अंदर मुझे दिखा दीजिए कोई कंट्री इस वक्त टर्की की तरह सीबीआई प्रोग्राम को लेके चल रहा हो कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसको 3 साल बाद बेच भी सकते हो। यूरोप के अंदर सारे रेजिडेंसी देते हैं और लिमिटेड जो है वो एरियाज हैं जहाँ पे आपकी बाइंग है, और एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम भी ये नहीं है। और उसके बाद अगर कैरेबियन की बात करें जो डायरेक्ट पासपोर्ट देते हैं, तो भाई वो डोनेशन पे देते हैं, और अब तो उन्होंने भी जो है वो इतनी कॉस्ट ऊपर कर दी है कि आपको एक फैमिली के लिए अगर आप डोनेशन में जाएंगे तो $2.5-3 लाख खर्च करना पड़ते हैं, और अगर आप जाएं उसमें इन्वेस्टमेंट में तो $3.5 लाख जो एक फैमिली की टोटल कॉस्ट आ जाती है। और उसमें भी क्या है, वो भी 5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ले सकते, और 5 साल बाद क्या होता है, सेम इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, प्रॉफिट तो दूर की बात है, सेम नहीं मिलती, उससे कम पे जो है वो क्योंकि जो आपने आज शेयर्स बाय किए हैं वो बेसिकली अब जो नया कोई बायर आएगा आपने उसको जो है वो बेचने हैं। मार्केट के अंदर कोई ग्राहक नहीं है, जैसे टर्की के अंदर है, बायर मौजूद हैं, 97-8% जो है वो लोकल बायर मौजूद है जो आपकी प्रॉपर्टी बाय कर लेगा। ऐसा नहीं है वहाँ पे बायर वो है जिसने अब अगली सिटीजनशिप लेनी है। $2,20,000 की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आपको $1,80,000 में जो है वो अपने फंड्स जो है वो दे देता हूँ, और उसके ऊपर भी कोई $5-6,000 फिर कॉस्ट है जो आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट होती है वो फंड्स की। तो आप 5 साल बाद अपना पैसा भी सेम नहीं ले सकते, उसमें भी आपका जो है वो नुकसान हो रहा है $40-50,000 का। तो आप कंपैरिजन करते हैं टर्की का, और फिर आप ये कहते हैं कि भाई हम क्यों जो है वो लें। एक साहब हैं, उन्होंने ग्रुप के अंदर जो है बड़ी ही वल्गर और बेहुदा जो है वो गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा जी ये देखें जी दावत दे रहे हैं हमें कि जी इस्तांबुल में आएँ और इन्वेस्ट। भाई हम आपको कब दावत दे रहे हैं, हम आपको कब ये वो रुका भेज रहे हैं, या हम आपको जो है पैगाम भेज रहे हैं कि जनाब आप टर्की में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें? आपका अपना डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, तो ज़रूर आइए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप आएँ और अगर आप हमसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहें तो हम आपको जो है ये देंगे। हम आपको फोर्सफुली थोड़ी कह सकते कि नहीं जी आप हमारे पास ही आएँ,
हमसे ही सर्विस लें और हम ही आपको जो है वो सारी चीज़ों में करेंगे। अगर हम दूसरों से बेहतर हैं, बेहतर सर्विस दे सकते हैं। आप सबसे बड़ी चीज़ है ये कि आप मुतमिन हैं। सबसे पहले आपका इत्मीनान ज़रूरी है। भाई अल्लाह ने जो हमारा रिज़्क़ का वादा किया है ना, वो नहीं कहीं जा सकता। वो अल्लाह पाक का करोड़ हाथ शुक्र है, पहले नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। यही होता था कि जो मैं करूँगा बस वही जो है वो मुझे होगा और वो मैं ले लूँगा। और तो अब अल्लाह पाक का करोड़ हाथ शुक्र है, अल्लाह पाक ने तवक्कल दे दिया, अल्लाह पाक ने इतना जो है वो कॉन्फिडेंस दे दिया है कि यार जो मेरा है वो कोई नहीं छीन सकता और किसी का मैं चाहे कुछ भी कर लूँ मैं नहीं ले सकता। एक नवाला नहीं किसी का जो है वो मैं ले सकता या मेरा कोई खा सकता। ये तवक्कल है अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस के ऊपर। तो अभी जो है वो ये सामने जनाब आपको शिशली का एरिया और इस 11th का, ये राइट साइड पे 11th का एरिया, चूँकि पहले हम ऑफिस चले जाते हैं, इधर नहीं आते हैं, तो आज चूँकि नोटरी पे जाना ये 11th में है। ये मैं आपको थोड़ा दिखाता चलूँ। ये एरिया जो है ये बहुत ही सेंट्रल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ये 11th के एरिया के अंदर, और ये जो आपका लेफ़्ट साइड है यहाँ पे आपके 2-3 बड़े शॉपिंग मॉल हैं। ये आपका जो है वो राइट साइड पे बहुत बड़ी मस्जिद है 11th की, इन्होंने पिछले साल जो है वो बनाई। और ये लेफ़्ट साइड पे करंटली दिखाइएगा औज़दलिक पार्क, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट में कानियान मॉल है। और इसी तरह यहाँ पे बड़े जो है वो 5 स्टार होटल्स मौजूद हैं। और इसी 11th से बैक साइड पे जाएं आप तो आपकी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट भी मौजूद है। और इससे थोड़ा आप आगे जाएं सामने की जानिब जहाँ पे हम जा रहे हैं तो सफ़ीर मॉल है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ की। और थोड़ा पीछे जाएं वो जो मेरे ऑफिस वाली साइड है तो वहाँ पे आपका जोरलू सेंटर है। और थोड़ा आप लेफ़्ट पे जाएं शिशली वाली साइड पे तो आपका जवाहिर मॉल है। इसी डायरेक्शन में जहाँ पे हम जा रहे हैं आगे सीधा जाते जाएं मसलक की जानिब तो आपका एक और शॉपिंग मॉल है बहुत खूबसूरत, उसका सैरान तब पे उसका नाम मुझे अभी खैर भूल गया है। और उसके बाद इसी डायरेक्शन में उस मेन रोड के ऊपर सीधा चलते जाएं और लेफ़्ट आप एयरपोर्ट की जानिब टर्न लेंगे तो आपका वादी इस्तांबुल एयरपोर्ट है, सॉरी वादी इस्तांबुल जो है वो शॉपिंग मॉल है। यहाँ से सिर्फ 8 मिनट की ड्राइव पे है। और अभी तो खैर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं समझता हूँ मेरे वो दोस्त भाई जो टर्की के हवाले से एक बड़ी ही नेगेटिव पिक्चर जो है वो देख रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो अपनी उस आँख का देखा हुआ जो है वो ओवरऑल पूरे टर्की पे अप्लाई करते हुए एक नेगेटिव इमेज जो है क्रिएट कर रहे थे टर्की के हवाले से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब वो भी इसकी पॉजिटिव साइड जो है वो दिखाना शुरू हो गए हैं और पॉजिटिव बात जो है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं यार नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं है, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं भाई। हर दुनिया के किसी खित्ते में भी चले जो सारी वो चीज़ें नहीं हैं, वो सारी चीज़ें जन्नत में ही मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिलेंगी। खास सब कहते हैं ना सुकून कब्र में ही है, तो ये सारा कुछ जन्नत में ही मिलेगा। ये आप मेरे राइट साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जोरलू होल्डिंग है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पाकिस्तान में भी इसका है कुछ बिजनेस जो है। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ये लेफ़्ट साइड वाली जो डार्क ग्रे बिल्डिंग है, ये मेरा सबसे पहला जो है वो सफ़र था इस्तांबुल टर्की के अंदर, जो मैंने अपना ऑफ़िस जो है वो स्टार्ट किया था। इस बिल्डिंग के अंदर अपना ऑफ़िस बनाया, यहाँ से अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज़्ज़त और तरक्की दी। एक तुर्किश खातून को जो है मैंने हायर किया और बड़ा अच्छा रहा टाइम जो है। और अभी एक और जो चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये देखें राइट और लेफ़्ट पे जो बिल्डिंग्स हैं, ये अगर लेफ़्ट साइड पे भी दिखाइएगा काइंडली, लेफ़्ट साइड इधर से ये बिल्डिंग्स आपको देखें, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, ग्लास बिल्डिंग्स और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इसके इस साइड पे रोड के जिस साइड पे अभी हम हैं ये सारा जो है वो 11th का एरिया है और ये शिशली के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आता है। इसके बिल्कुल सामने आपको जो है अब वो नज़र आएंगी पुरानी बिल्डिंग्स, छोटे साइज़ में स्ट्रीट बिल्डिंग जिसे हम स्ट्रीट अपार्टमेंट जो है कहते हैं। ये 4-5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो होती है। और टर्की के अंदर हर चीज़ का एक रूल है, एक सिस्टम है और हर एरिया के लिए आपकी हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए एक परमिशन होती है। पाकिस्तान में भी खैर ऐसे ही है। तो आपको
परमिशन होती है कि किस एरिया के अंदर कितनी आप मैक्सिमम जो है वो हाइट पे जा सकती हैं, और ये डिसाइड किया जाता है उसकी विड्थ के लिहाज से। यानी आपका प्लॉट जितना बड़ा है उतनी ही फिर आप जो है फाउंडेशन जितनी बड़ी है उतना ही आप हाई राइज जो है वो जा सकते हैं। और ये फिर एरिया टू एरिया भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप समंदर के करीब जो एरियाज़ होंगे वहाँ पे जाके आपके पास लैंड बड़ी होगी तो आप हाई राइज जा सकते हैं, नहीं, वहाँ पे व्यू का ख्याल रखा जाता है और वहाँ पे ये आपको हाई राइज नहीं जाने दिया जाता। लेकिन आप अगर गौर करें तो सामने जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले जब हम आए थे इसी मोहल्ले के अंदर आके जो है वो हम रहे थे, और ये वाला एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अब आप इसमें देखें, ये मिडिल क्लास एरिया है, ये अपर मिडिल क्लास एरिया है, यहाँ पे कम्युनिटी जो रह रही है इसमें बिल्डिंग्स इस तरह की है। लेकिन इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसकी जो सहूलियात हैं, यहाँ का जो जोग्राफिकल इसकी जो इम्पोर्टेंस है, एयरपोर्ट है, चाहे आपने एशियन साइड पे जाना है, आपने यूरोपियन साइड के किसी एरिया में भी जाना है, तो आपको जो M2 मेट्रो लाइन है वो उसकी एक्सेस जो है वो बहुत इजी है। मेट्रो बस की जो एक्सेस है वो बहुत इजी है। यहाँ से आपकी अक्सर वो जो मरमराई ट्रेन है उसकी एक्सेस बहुत इजी है। यानी कोई ट्रांसपोर्ट, और एयरपोर्ट को जो जा रही है आपकी मेट्रो लाइन M11 आई थिंक, उसकी आपको एक्सेस जो है वो बहुत इजी है। तो ये एरिया जो है इसमें हर किस्म का आपको जो है, और फिर जितने मॉल्स हैं, बड़े मॉल जो हैं, उनकी एक्सेस आपकी बाय वॉक है। 10-15 मिनट की वॉक पे जो है वो आपके 2 बड़े जो है वो शॉपिंग मॉल्स हैं। तो इस एरिया के अंदर लोग जो है वो बात कर रहे हैं आजकल कुछ कंपनीज के इस इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो वाकई जो है ये आइडियल एक लोकेशन। मैं भी हमेशा कहता हूँ कि इसमें जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ लोग इसको इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि उनके अपने यहाँ पर मफादात हैं इन्वेस्टमेंट करवाने के। तो आप ये ख्याल रखिएगा कि जब किसी की बातों में आके कोई डिसीजन लें तो आप इस तरह जो है वो डिसीजन लें कि उसके मफादात के लिए वो फैसला ना चला जाए, आपके मफादात के लिए वो फैसला जो है वो जाना चाहिए। ये स्कूल है जहाँ पे मेरे बच्चे जो है वो पहले 2 साल 3 साल जो है वो पढ़ते रहे हैं। तो ये बिल्कुल हम उस घर के सामने जा रहे हैं। अभी तो खैर वो नहीं, लेकिन मेरे दोस्त हैं, तुर्किश दोस्त हैं, उनका घर बिल्कुल मेरे घर के सामने था, और मेरी दोस्ती भी इसीलिए उनके साथ हुई क्योंकि हम नेबर्स थे। तो ये उनका राइट साइड पे घर है और मेरा भी घर जो है वो बिल्कुल उनके सामने। अभी ये खातून मेरे सामने जो है वो जा रही हैं बैग लेके। दिखा दें प्लीज़ आप। मेरा कैमरामैन थक गया जी, इसलिए मैं जो है व्लॉग यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सिर्फ आपको जो है वो घर दिखा दूँ, सिर्फ पुराना जो घर है जहाँ से इस्तांबुल के ज़िंदगी के सफ़र की जो है वो शुरुआत की थी। तो ये जो है गाड़ी की पार्किंग तो अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन हम जो है वो ऐसा करते हैं। ये घर है, ये घर था जी राइट साइड पे हमारा, जहाँ से हमने जो है ये सफ़र जो है वो शुरू किया था। तो अभी जो है वो कर लें यहाँ पे गाड़ी पार्क। ये लेफ़्ट साइड पे मेरे दोस्त का घर है, आमने सामने हम रहते थे। और ये जो दोस्त हैं इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी जो है वो पहली तुर्किश वाइफ थी, इन्होंने फिर जो है वो एक सेकंड जो है वो मैरिज कर ली। सेकंड मैरिज के बाद जो है पहली वाइफ ने जो है वो डिवोर्स दे दी, और यहाँ पे एक टाइम के अंदर एक ही वाइफ जो है वो होती है, और 2 शादियाँ जो है ना यहाँ पे नहीं हो सकती। तो दूसरी वाइफ जो है उनके साथ इन्होंने शादी की, वो थी फिलिपिनो, और उसके बाद फिर इन्होंने दूसरी वाइफ जो है उन्होंने भी डिवोर्स ले ली। फिर उन्होंने जो है वो तीसरी शादी की। तो टर्की के अंदर जब दोस्त आते हैं वो पूछते हैं अच्छा यहाँ पे शादी का क्या मामला है, और यहाँ पे जो है वो शादी करना कितना इजी है। तो मैं कहता हूँ भाई शादी यहाँ पे करना बहुत इजी है, लेकिन उस शादी को निभाना जो है वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि उन्हें जिस जो है वो माँ बाप खांटे से बांध देते हैं और वो सारी ज़िंदगी उसी के साथ रहती हैं, बल्कि यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट ख़वातीन हैं, और डिवोर्स रेशो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है वो इसके बारे में ना कभी सोचें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।